हेलो। देखिए हमारी सेकंड वीडियो है ऑफ द चैप्टर मोशन, और ये जो वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने इस चैप्टर का ऐसा पार्ट कवर किया हुआ है जो कि जिस पोर्शन में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आया करती है, बेसिकली द ग्राफिकल पोर्शन ऑफ द मोशन चैप्टर। जो ग्राफिकल पोर्शन है वही इस वीडियो में कवर किया गया है। इसके बाद एक और बात, इसमें न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनका डेरिवेशन दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ऑब्टेन करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको जो है अटैम्प्ट करना है, तो बेसिकली आपको इसके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आने चाहिए और अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो वही है। और अभी हम हाल फिलहाल इसके ग्राफ्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ग्राफ्स जो हुआ करते हैं इस चैप्टर में, जो हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली 3 काइंड के हुआ करते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड वन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 तरीके के ग्राफ बेसिकली हम लोग स्टडी किया करते हैं। और अच्छा एक बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्लेस पर हो सकता है वो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दें। तो ये बात मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी कि न्यूमेरिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देते हैं ये लोग, ऑल्दो दोनों में बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ हैं, और हमने इनकी डिससिमिलरिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ भी ली थी, इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ भी लिए थे। लेकिन क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शन में वो इन दोनों को अलग अलग नहीं देते। इस सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हो सकता है वो स्पीड टाइम ग्राफ दे दें, तो उसका मतलब भी वही है, उसमें कोई ज़्यादा डिससिमिलरिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो पहली बात है लीनियर मोशन क्या होती है। देखिए हमने डिस्कस किया था इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अगर कोई भी बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस काइंड की ही मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो आप चाहे ये कह लीजिए कि बॉडी इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, चाहे आप ये कह लीजिए द बॉडी इज़ डूइंग लीनियर मोशन, सो बोथ आर सेम टर्म्स। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो अभी हम डिस्कस किया कि जो ग्राफ है बेसिकली आपको 3 काइंड के मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हाल फिलहाल हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कई सारी कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 कैटेगरी इज़ व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। हम लोग क्या करते हैं जब ग्राफ बनाया करते हैं, तो जो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर हमेशा टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी जो भी इसके अलावा जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है या फिर वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, आप उसको हमेशा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर हो गया है या इसे टाइम एक्स एक्सिस पर हो गया है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। देखिए भाई, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने क्या कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। बट एक और फैक्ट है कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा इंक्रीज़ होता चला जाता है। बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बिकॉज ऑफ द बॉडी इज़ एट रेस्ट। बॉडी रुकी हुई है यानी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जो ये इनिशियल पोजीशन है, ये आप इसको ज़ीरो नाम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये यहाँ से बॉडी की मोशन की स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा, अभी हमने बात की कि टाइम नहीं रुकेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो टाइम नहीं रुकेगा मतलब कि क्या करना है आपको, ये जो टाइम वाली एक्सिस है बस इसे डार्क कर दीजिए। ये मैंने किया हुआ है ना, डार्क इसको। ये जो टाइम एक्सिस को डार्क करने का मतलब ये है कि टाइम जो है वो तो इस साइड को इंक्रीज़ हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को नहीं बढ़ रहा। डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन सारे प्लेसेस पर, सारे पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है और टाइम इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ये रिप्रेजेंट करना है द बॉडी इज एट रेस्ट, तो आपको क्या कर देना है कि टाइम वाली एक्सिस को डार्क कर देना है, जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगली कंडीशन। सी दिस, बॉडी कम्स इन रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी है वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद फिर रेस्ट में आ गई है। पहले रेस्ट में नहीं थी, थोड़ी तो उसने मूव किया, थोड़ी देर मूव करने के बाद फिर वो रेस्ट में आ गई है। तो देखिए क्या किया, वापस से वही इस तरफ को हमारा टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है,
एक्स एक्सिस पर अपना टाइम रिप्रेजेंट हुआ है, और जो वाई एक्सिस है उस पर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लेबलिंग की हुई है, लाइक इस पॉइंट को मैंने 5 दे दिया, इस पॉइंट को 10 दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ 5 मीटर, दिस इज़ 10 मीटर, दिस इज़ 15 मीटर। सपोज टू बी कि जो बॉडी है उसने 10 मीटर तक कवर किया, 10 मीटर यहाँ तक कवर कर लिया, उसके बाद बॉडी रेस्ट में आ गई, उसके बाद बॉडी रेस्ट में आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ टाइम बढ़ेगा। ये देखिए टाइम वाले एक्सिस को ड्रा किया हुआ है, अब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आप ये शो कर सकते हैं कि जो बॉडी है वो थोड़ी देर तक तो मूव किया है बॉडी ने, और थोड़ी देर के बाद बॉडी रेस्ट में आ चुकी है, इसीलिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रह गया है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। ये इस साइड जाने का मतलब ये है कि टाइम बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, दैट इज़ 10। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट काइंड का ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म मोशन। हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ही ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर कैसे शो करेंगे द बॉडी इज़ एट रेस्ट, आप कैसे शो करेंगे द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबका मतलब एक ही था। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द काइंड ऑफ द मोशन इज सेड टू द यूनिफॉर्म मोशन। आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर। देखिए भाई, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आपको क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये जो लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, उसी रेट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो यही है जो कि यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक और बात कि जो ये ग्राफ आया है यूनिफॉर्म मोशन वाला, आप चाहें तो इससे वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी बॉडी की वेलोसिटी। कैसे करेंगे, आप इस ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट्स लोकेट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया, और यहाँ से एक्स एक्सिस को मीट कर दिया, और यहाँ से भी एक्स एक्सिस को मीट कर दिया, इस वाले पॉइंट से वाई एक्सिस को मीट कर दिया, और इस वाले पॉइंट से भी हमने वाई एक्सिस को मीट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसे हमने x1 लेबलिंग की हुई है इसकी, इस वाले पॉइंट को x2 की लेबलिंग की हुई है, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ y2 एंड दिस पॉइंट इज़ y1। तो अगर आप इस ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी पता करना चाहते हैं तो आप इस ग्राफ की स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिएगा कि इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है और इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इस वाले पॉइंट पर जो x की वैल्यू है और इस वाले पॉइंट पर जो x की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बेसिकली इसकी स्लोप है। अगर आप इस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इस बॉडी की वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी पता करनी है तो आपको क्या कर देना है कि उस ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट कर लेना है, वही वेलोसिटी उस बॉडी की हो जाएगी। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म मोशन जो हमने रिप्रेजेंट की थी किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी कई सारी कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन जो है वही सेम, द बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। अच्छा देखिएगा, इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर बॉडी रुकी हुई है तो क्या उसकी कोई वेलोसिटी होगी? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। बस यही काम किया हुआ है कि जो टाइम वाली एक्सिस है उसे देखिए डार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से, टाइम वाली एक्सिस को डार्क किया हुआ है, और ये जो इनिशियल पोजीशन होती है वो 0 पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, और टाइम वाले एक्सिस को डार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ द बॉडी इज़ एट रेस्ट। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर किसी कार की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे कांस्टेंट है, पहले घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर आवर, तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। तो मतलब वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बस यही हमें हिंट चाहिए था। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 10 कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड और 10 किलोमीटर पर आवर वॉटएवर। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो 10 पर कांस्टेंट है। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी 10 पर ही रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना ही तो डिक्रीज़ हो रही है ना ही इंक्रीज़ हो रही है। तो आप इस ग्राफ से कह सकते हैं दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म
वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, वो तीनों ही सेम तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफ पर। तो ये बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ गई हुई बात बहुत अच्छे से कि बॉडी की जो स्पीड थी वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट थी। अगर मान लीजिए 15 होती तो 15 पर कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। 5 होती तो 5 पर कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती, सिर्फ टाइम बढ़ता। तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। ठीक है, समझ में आई होगी इतनी बात बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही चल रहा है। अब हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। मैं वापस से आपको याद दिलाता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या था। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ती है, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बढ़ती है ना, एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस काइंड की मोशन को हम लोग उस काइंड की एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर सिर्फ बढ़ रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि सेम रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे सपोज टू भी कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, नेक्स्ट सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, थर्ड सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो इस काइंड के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सेम रेट से इंक्रीज़ होना है वेलोसिटी को, इंक्रीज़। अब देखिएगा इस तरफ को हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरफ को हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेम रेट से बढ़ रही है, तो सेम रेट से कभी भी कोई भी चीज़ बढ़ती हो हमेशा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है उसी रेट से ये भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो हमेशा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और ये रिप्रेजेंट करेगा द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास और इसकी हेल्प से आप एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, पीछे हमने किया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप पता कर लें तो आपको वेलोसिटी पता चलती है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पता कर लें तो आपको एक्सेलरेशन पता चलता है। तो स्लोप पता करने का वही मेथड है पुराना वाला। ये 2 पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरीके से आपको इसका स्लोप पता चल जाएगा और यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस तरीके से आप स्लोप पता कर सकते हैं। अच्छा, ये रही बात कि अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना है। अब मान लीजिए अगर आपको इस ग्राफ के थ्रू डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आपको क्या कर देना है कि जो भी ये फिगर बन रही है, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने बोला कि भाई x2 तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पता करो। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन हमारी गई है और ये जो x2 पॉइंट है, मतलब ये जो फिगर डेवलप हुई है, आप इसका एरिया निकाल दीजिए। जो भी इसका एरिया कैलकुलेट होकर आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पता करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन पता चलता है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए मैं लिखा हुआ है एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, तो इससे आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम आगे। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीनिंग वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट सेम रेट से नहीं बढ़ रही है। तो देखिए ये अपना वही टाइम और ये हमारा वेलोसिटी, आप देख सकते हैं ये कर्व लाइन गई है एक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट सेम रेट से नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन तो है, और जो है बट सेम रेट से नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ अ कर्व लाइन। अदरवाइज जो लास्ट वाला स्ट्रेट लाइन आ जाती। ठीक है, पिछला वाला। इसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन शायद आपको याद होगा, रिटार्डेशन में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है ना, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सेड टू बी द रिटार्डेशन। तो आप नेक्स्ट वीडियो तभी देखा करें जब आप लास्ट वाली वीडियो देख लिया करें, अच्छे से समझ लिया करें उसके बाद। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी कि बॉडी की वेलोसिटी कम होने वाली है सेम रेट से, यूनिफॉर्म मतलब सेम रेट से। तो देखिए वेलोसिटी डिक्रीज़ होती गई, यहाँ पर डिक्रीज़ होती जा रही है, होती जा रही। सपोज टू भी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 थी फॉर सच एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे आते आते कितनी हो चुकी है, आप देख सकते हैं आप ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से डिक्रीज़ होती चले आ रही है। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहे हैं कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और देखिएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी तो फिर से कम होगी बट सेम रेट से नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है बट सेम रेट से नहीं हो रही है।
अगेन सेम कंडीशन है, टाइम वेलोसिटी का ग्राफ है और जो है बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है बट सेम रेट से नहीं हो रही है. सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मीनिंग हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज होनी है बट दैट इज़ एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट. अब हम बढ़ते हैं आगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हमने 6 केसेस पढ़ लिए. अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अपना. यहाँ से फर्स्ट कंडीशन, बॉडी इज़ एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. मैं आपको दोनों कंडीशन याद दिलाता हूँ. देखिए भाई, एक्सेलरेशन का मतलब होता था, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है. अब यहाँ पर कंडीशन है कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी ही नहीं, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी. तो जब वेलोसिटी ज़ीरो ही है तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा. और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं. अच्छा, एक और कंडीशन, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड. अगर यूनिफॉर्म स्पीड से है, जैसे मान लीजिए पहले आपने बॉडी को जब देखा तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, कुछ देर के बाद देखा तब भी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही थी, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ. तो देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तभी होता है व्हेन एवर देयर इज़ चेंज इन द वेलोसिटी. और यहाँ पर तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. तो ये दो कंडीशंस होती हैं व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो. फर्स्ट वन, द बॉडी इज़ एट रेस्ट, एंड सेकंड वन, द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, ज़ीरो. तो इस तरफ को एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया गया, इस तरफ को टाइम. टाइम इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सेस. दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई. तो देखिए ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो होगा. तो बस आपको क्या कर देना है, टाइम वाली एक्सिस को डार्क कर दीजिए, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. तो बस ये काम किया हुआ, देखिए टाइम को डार्क किया हुआ है हमने और एक्सेलरेशन अपना ज़ीरो है. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड कंडीशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है. तो वापस से वही काम, इस साइड को हमने एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया हुआ, इस साइड को टाइम. आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक कर दिया 5, एक कर दिया 10, एक कर दिया 15. तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लाइक 15 ले ली और यहाँ पर 15 को पकड़े, ऐसे हमने कि स्ट्रेट लाइन बना दी इस तरीके से, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 15 पर कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है और ये जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही चलता चला आ रहा है. तो आपको अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर ये रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको क्या कर देना है कि सिर्फ आप टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए. ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ही तो है, ठीक है. अच्छा, समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी करना हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर वाला ही है, यूनिफॉर्म मोशन कह लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड कह लीजिए, सब एक ही तरीके से रिप्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सेड टू बी द रिटार्डेशन. ग्राफ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि ज़ीरो से नीचे चले जाइए आप. जैसे ये पॉइंट है हमारा ज़ीरो, ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये हमारा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है. तो आप ज़ीरो से नीचे चले आइए, देखिए इस तरीके से ज़ीरो से नीचे चले गए. तो इस केस में जो ये एक्सेलरेशन ये वाला है ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू देखिए कांस्टेंट है. सपोज टू भी अगर ये -10 है तो आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन पर सपोज टू भी -10 है तो इस पूरी लाइन पर -10 ही रहता है. तो हम कह सकते हैं दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अच्छा, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन है इधर टाइम है. द एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन तो है बॉडी के अंदर, मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट वो नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम रेट से नहीं बढ़ रही है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. तो देखिए अगर आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. और अगर यूनिफॉर्म होता तो इस तरीके से जो हमने पीछे बनाई थी एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ ये बनती. यहाँ पर एक लाइन बनी हुई आप देख पा रहे होंगे अच्छे से इस जगह पर, ठीक है. चलिए
समझ में आएगा बहुत अच्छे से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, रिटार्डेशन में क्या कंडीशन आ जाएगी, बस वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है उसकी, तो उस केस में ये वैल्यू इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, मतलब यहाँ है जैसे, तो इस तरीके से चली जाएगी, ये इधर इंक्रीज़ हो रहा है, इधर डिक्रीज़ हो जाएगा, सेम वे। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखिए क्या होता है कि जो मोशन की इक्वेशंस हैं, बेसिकली देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, जो मैंने यहाँ पर तीनों ही लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज़ एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर आप चाहें तो आप यू स्क्वायर को इधर ले आइए, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ओवरऑल दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और अब हम ग्राफिकल मेथड से इन तीनों का ही डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन मतलब आप तीनों को ऑब्टेन करके दिखाओगे कि ये 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। तो देखिएगा ज़रा, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी दी हुई है। लेट देयर बी अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये लिखा हुआ है, लेट देयर बी अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ स्मॉल a। ये हमने कंसिडर कर लिया और इसे इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हम अब इस पर कुछ वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये है 0, ये जो पॉइंट है दिस इज़ 0, इसे बेसिकली मैंने ओ से लिख दिया है। और ये जो पॉइंट है डी है, ये टाइम एक्सिस है। और मान लिया कि यहाँ पर जो टाइम है वो टी हो गया। टी के प्लेस पर कोई हो सकता है ग्राफ में कुछ नंबर दे दें, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 आवर, 2 आवर, तो उसे हमने जनरली बस टी से रिप्रेजेंट कर लिया, टी इज़ द टाइम। अच्छा, अब देखिए जब हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया, जब हमने बॉडी को देखा तो वो ए पॉइंट पर थी और इस समय जो इसकी वेलोसिटी थी वो यू थी। टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और फाइनली इसकी वेलोसिटी वी तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं जो पॉइंट बी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैंने स्मॉल वी लिखी हुई है और इस पॉइंट को नाम दे दिया अभी हमने स्मॉल सी। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बन गया है। फिर हमने बी को डी से जॉइन कर लिया इस तरीके से एक डॉटेड लाइन से। अब हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं और उन कैलकुलेशंस के थ्रू हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो फर्स्टली पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। अच्छा, ज़रा ग्राफ पर हम लोग नज़र डालते हैं। देखिएगा पहले जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो ओ ए से रिप्रेजेंट होती थी, बाद में इसकी वेलोसिटी बी तक पहुंच गई है तो अब वो बी डी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो दोनों में चेंज कितना हुआ, बी डी माइनस ओ ए, ये दोनों में चेंज है। ठीक है, मतलब वेलोसिटीज़ में चेंज। और टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कि है ओ डी। ठीक है, तो हम ये काम करने वाले हैं अपने ग्राफ में, अपनी कैलकुलेशन में। देखिएगा वेलोसिटी में हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक तो है बी डी और एक है अपना ओ ए। तो देखिए जितना बी डी है उतना ही ओ सी है, दोनों ही इक्वल हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जो वेलोसिटी में चेंज वाली बात हम लोग करें तो ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ इतनी है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोनों में चेंज कितना हुआ, पहले ओ से लेकर सी तक की लेंथ ले लीजिए, ओ सी माइनस ओ ए, ये दोनों की वेलोसिटी में चेंज हो गया और टाइम के प्लेस पर आप डालेंगे ओ टी। ठीक है, देखिएगा ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ टी। तो ओ सी की वैल्यू आपने देखी होगी ग्राफ से कि ओ सी की वैल्यू थी कैपिटल वी, ओ ए की वैल्यू थी ओ सी की वैल्यू थी स्मॉल वी, ओ ए की वैल्यू थी यू, यानी कि वी माइनस यू हो गया है और ओ डी जो था हमारा टाइम था, मतलब कि टी। अब आप टी का पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो टी का इस साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। अगर आप v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो u को इस साइड जाके प्लस कर दीजिए, देन वी विल हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ था वो हुआ था ओ सी माइनस ओ ए अपॉन टाइम जो था वो ओ डी था। ओ सी की वैल्यू स्मॉल वी थी, ओ ए की वैल्यू स्मॉल यू थी, अपॉन जो टाइम था दैट वाज टी। टी का इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इस साइड जाके प्लस कर दिया, देन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जो सेकंड इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने वाले हैं उसके लिए हमने क्या किया कि एक कंडीशन यूज़ की जो हमने पीछे डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमने जो पीछे ग्राफ यूज़ किया है दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आप अगर उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं तो जो भी ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकाल दीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी फिगर बन रही है। ये देखिए आपका जो ग्राफ डेवलप हुआ है वो है ओ ए फिर बी फिर डी, दिस इज़ द ग्राफ। आपको इसका एरिया लेना होगा, आप ये एरिया निकाल दीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इसीलिए आप कह सकते हो ट्रेपेजियम है। तो जो है अगर आप ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहते हो तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इसकी पैरेलल साइड्स हैं एक तो ओ ए, दूसरी बी डी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हाइट कहा जाता है जो है ओ डी। तो पैरेलल साइड्स के प्लेस पर आपको डालना होगा ओ ए प्लस बी डी अब, और इनके बीच की डिस्टेंस के प्लेस पर ओ डी। इतनी बात आप समझ गए अच्छे से। ओ ई की वैल्यू अपने पास कितनी है यू, और जो ये बी डी है बी डी की वैल्यू ओ सी के इक्वल है जो कि है स्मॉल बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास टी। तो हम ये काम करने वाले हैं, देखिएगा। हाँ जी, तो हमने ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ओ ए बी डी का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि वो ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स की प्लेस पर मैंने अभी आपको दिखाया था कि ओ ए प्लस बी डी आ जाएगा, और हाइट हमारे पास ओ डी। ओ ए की वैल्यू हमने डिस्कस की थी यू, और बी डी की वैल्यू वी, और ओ डी हमारा टी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी वो आपको यहाँ पर यूटिलाइज़ करनी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन में v के प्लेस पर u प्लस ए टी प्लेस करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस ए टी इंटू टी। हमने v के प्लेस पर u प्लस ए टी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू यू प्लस ए टी इंटू टी, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। बस ये देखिएगा, बिल्कुल सही बात है ना, ये वैल्यू हमको मिल गई। आप देख सकते हैं u और u मिलके हो जाएगा 2u, ए टी अपना एज इट इज़ है, और ये वाला t जो है वो भी एज इट इज़ है। अब एक काम कीजिए, इस 1/2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस t का भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 1/2 का 2u से करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 2u, और इस वाले t का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t भी आ गया। सेम वे 1/2 का जब 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 80, और इस t का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 8 इंटू टी और आ गया। आप देख सकते हैं कि इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ u और t मल्टीप्लिकेशन में बचे, सो यू टी प्लस ये वाला हाफ एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है, और t और t का मल्टीप्लाई होकर हो गया टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से प्रूव होने वाला है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देख लिए, आपको मैंने यहाँ पे एक एरो टाइप बनाया हुआ है, यहाँ तक तो ऑब्टेन करना ही करना है। इसके बाद आप आ जाइए नीचे, ये मैंने बनाया हुआ है ना, तो यहाँ तक तो आपको एज इट इज़ करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा यहाँ तक तो एज इट इज़ करना है, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू, देखिए अच्छा एक बात देखिएगा, जो ये वाली वैल्यू आई थी दैट वाज s इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में u प्लस वी इंटू टी। अच्छा, आप u प्लस वी को v प्लस यू भी तो कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप v पहले लिख लीजिए, u बाद में लिख लीजिए। सो द वैल्यू विल बी s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सीधे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, हमने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकाला था, एक्सेलरेशन वॉज v माइनस यू अपॉन टी। जरा आप यहाँ से t की वैल्यू निकालिए, t इस साइड ले जाइए इस जगह पर, और a को t की जगह पर ले आइए। तो ये हो जाएगा अपने पास t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए।
ओवरऑल एक कंक्लूजन आया कि आप टी के प्लेस पर v माइनस यू अपॉन ए सब्सिट्यूट कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं. सो द इक्वेशन विल बी s इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज़, v प्लस यू एज इट इज़, एंड टी के प्लेस पर हमने डाल दिया v माइनस यू अपॉन ए. ये देखिएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आपको बहुत अच्छे से पता है होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. देख सकते हैं बहुत अच्छे से, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू करके आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. नीचे जो ये 2 है, जो a है वो एज इट इज़ है, और ये जो 2 है वो भी एज इट इज़ है. अगर आप इस 2 का और इस a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो दैट विल बी 2a, और 2a का इस h से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड. सो दिस विल बी 2as, और इस साइड आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये मिल गया. अब ये जो यू स्क्वायर है वो आप LHS में ले आइए, तो यू स्क्वायर इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, एंड द इक्वेशन विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ के करिएगा. ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा बहुत अच्छे से. इसके बाद इन केस ऑफ रिटार्डेशन, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगे. जहाँ जहाँ पर प्लस ए था उन जगहों पर माइनस ए आ जाएगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी जो कि होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा. और जो थर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. ये तब है जब रिटार्डेशन का केस आ जाता है तब. ठीक है, और देखिएगा व्हेन द मोशन इज़ अंडर ग्रेविटी, या फिर ये भी कह सकते हैं व्हेन द बॉडी इज़ अंडर फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब कोई भी बॉडी है वो फ्रीली अर्थ की तरफ गिर रही है, ठीक ना, दैट इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रीली. दिस काइंड ऑफ द फॉल इज सेड टू द फ्री फॉल. तो अगर फ्री फॉल वाला केस आ जाता है तो ज़रा समझिएगा अच्छे से कि देखिए, जब हम कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो एस होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बॉडी की हाइट है. तो जहाँ पर एस होगा वहाँ पर आपको एच लगा देना है, और जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आपको जी लगा देना है. जी आपको याद होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है अर्थ पर वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा ये. ठीक है, तो वही चेंजेस हमें करने हैं. तो जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s के प्लेस पर यहाँ h है क्योंकि h ही डिस्टेंस है उसकी, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. अच्छा, अब ये तो तब रहा व्हेन द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल. अब मान लीजिए बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जहाँ जहाँ जी है, एक्चुअली क्या होता है कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, तो वो इनडायरेक्टली एक रिटार्डेशन जैसा ही केस बन जाता है. तो यही फॉर्मूलाज ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. जहाँ जहाँ पर आप जी लगा रहे हो बस वहाँ पर माइनस जी लगाते जाइए. तो इक्वेशन में बनेगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. देखिए यू माइनस जी टी, एस के प्लेस पर तो खैर h हम ले ही रहे थे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. थर्ड वाला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलाज डेवलप हो चुके हैं. अगर आपको बेसिक वाली 3 इक्वेशन से आ रहे हैं तो बाकी तो आप जितने भी हैं सब ड्राइव कर सकते हैं, आप अंदाज लगा के भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, वही तीनों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो हाल फिलहाल आप इतना ही अच्छे से करिए, और बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. और जो है लेकिन ये बहुत डीपली जाकर ये समझिएगा, क्योंकि जो सेकंड वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ग्राफिकल पोर्शन. अगर ग्राफ वीक रह गए तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर, बाय बाय.